नमस्कार दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, देश में सच में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है? क्या सच में देश तानाशाह की ओर जा रहा है? और जब देश का लोकतंत्र का हत्या हो रहा है या देश तानाशाह की ओर जा रहा है, तो ये जो चुनाव हो रहा है क्या वो भी सही तरीके से हो रहा है? उसमें भी कोई समस्या आ रहा है। गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से बिक चुकी है, अब ये बच्चे बच्चे को पता है। तो क्या देश का सीबीआई, ईडी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी सरकार का दामाद बन चुकी है क्या? चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। सूरत के 16 लाख लोगों के लिए लोकतंत्र मर चुका है। आप सोच रहे होंगे कि वहां बुथ कैप्चर हुआ होगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल सूरत लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया और इस सीट पर बचे हुए दूसरे दलों के प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। वो भी सभी के सभी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद निर्वाचित कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब चलते इंदौर में, फिर से वही कहानी। 27 लाख वोटर को ठीक से अपने कैंडिडेट चुनने का भी मौका नहीं मिल रहा है। 24 अप्रैल को अक्षय कांति बाम ने कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया। ठीक उसी दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ कई साल पुराना एक केस रीओपन कर दिया। 10 मई को सुनवाई के लिए कोर्ट में भी बुलाया गया, पर ऐसा घटना होता है तो कांग्रेस की उम्मीदवार अक्षय बाम अचानक से 29 अप्रैल को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ अपने फोटो भी खिंचवाए। विजयवर्गीय ने कहा कि देखिए मोदी जी से इंस्पायर्ड होकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अपना नामांकन वापस ले लिया है। देख रहे हैं आप देश में क्या झोल चल रहा है। खजुराहो में भी सेम स्टोरी। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर होने वाली थी। बीजेपी के कैंडिडेट के पास वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नॉमिनेशन को रद्द कर दिया और बीजेपी को वर्चुअल वॉक ओवर दे दिया। अब पूरी का भी बात करते हैं, पूरी उड़ीसा का। दोस्तों वहां भी कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो भी नॉमिनेशन के बाद वो अपना टिकट वापस ले लेते हैं। इलेक्शन खत्म होते होते न जाने ये पैटर्न कहां कहां दोहराया जाएगा। डेमोक्रेसी का मजाक बन रहा है दोस्तों, और इलेक्शन कभी से खड़े होकर के तमाशा बस देख रही है। देखिए पहले भी एमपी एमएलए का खरीद फरोख्त होती थी, पर बंद दरवाजे के पीछे, हाउसेस में, होटल में, लेकिन अब तो खुलेआम हो रही है। ये जो नारा है ना 400 पार, अगर ऐसा रहा ना तो 500 पार भी हो सकता है। इलेक्शन में अपोजिट कैंडिडेट ही नहीं हो तो क्या हो सकता है। पूरी, इंदौर, सूरत, खजुराहो, यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। वहां पर लोकतंत्र का हत्या हो चुका है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अगर आपको ये लगता है कि अगर ऐसा देश में हो रहा है तो चलिए इलेक्शन कमीशन को देख लेते हैं। ये 3 है देश के इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। इनका काम है कि देश में डेमोक्रेसी का रक्षा करना, हमारी डेमोक्रेसी को कोई हैक ना कर पाए। पर इस चुनाव में साफ लग रहा है कि शायद वो खुद ही हैक हो गए हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा करते थे वो पिछले 5 सालों में करीबन 50% से घट करके 28 पर रह गए हैं। क्या यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सच? और इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद शायद लोगों में ये कॉन्फिडेंस लेवल 0% पर रह जाए, वो भी इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर ये इलेक्शन कमिश्नर इसी तरीके से गूंगी बहरी और अंधे तरीके से ऑपरेट करेंगे तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को 2 प्रोग्राम के लिए परमिशन मांगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। चलो ठीक है, कोई कारण होगा जिसके कारण ये इन्हें इजाजत नहीं मिला होगा, लेकिन एक में रिजेक्शन का कोई रीजन नहीं लिखा और दूसरे रिजेक्शन कॉलम में माँ बहन की गाली लिख दी। सही सुन रहे हैं, माँ बहन की गाली उसमें लिखा गया, वो भी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि उनके नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक और घटना, बीएसपी के कैंडिडेट को भी प्रेशराइज किया गया और उसने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। एक और जहां अपोजिशन लीडर का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा रहा है, पर रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, अगर कोई सीट पर मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ भी दोस्तों और सभी लोगों ने वोट भी किया, जैसा ये रिपोर्ट आ रहा है ना, इसके बाद कोई अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट जीत ही नहीं पाएगा। क्यों ऐसा? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला चरण का इलेक्शन हुआ, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे अनाउंस किया कि 60% वोटिंग हुआ है। 26 को भी वोटिंग हुआ सेकेंड राउंड का। उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद ये रिपोर्ट आता है कि 60.96 लगभग 61% वोटिंग हुई। ये इनिशियल आंकड़े होते हैं दोस्तों। इसके बाद ढंग से टैली किया जाता है, फाइनल नंबर रिलीज किया जाता है। कुछ बूथ का डेटा कुछ घंटे बाद आता है, कभी कभी तो वोटिंग लेट से होती है, 7 बजे तक वोटिंग होती है, तो वहां का जानकारी नहीं आ पाता। यूजुअली 1-2 दिन के बाद फाइनली टैली करके एग्जैक्ट टर्नआउट रिलीज किया जाता है। जब एग्जैक्ट टैली करने के बाद जो रिजल्ट बताया जाता है
तो उसमें 1-2% इंक्रीज भी हो सकता है वोटिंग, कि वोटिंग पिछले की अपेक्षा, जो पहले जो जानकारी दिया गया था जिस दिन वोट हुआ था उसके अपेक्षा 1-2% ऊपर भी हो सकता है। मगर इस बार इलेक्शन कमीशन ने फेज 1 का फाइनल पोलिंग डेटा के बाद 11 दिन तक कोई भी जानकारी दिया ही नहीं, और निकाला भी 11 दिन के बाद तो भी एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है। सबसे डरावनी बात तो यह है दोस्तों कि अभी तक इतने दिनों के बाद भी ये टोटल नंबर ऑफ वोटर पर सीट, मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में कितने लोगों ने वोट दिया, अभी तक ये जानकारी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा नहीं दिया गया। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा जानकारी कुछ भी नहीं है। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों कि इस प्रकार का धोखाधड़ी, इस प्रकार का झोलझाल किया जा रहा हो। यही हो रहा है लोकतंत्र की हत्या। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश के सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यही संस्था है देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव करवाती है। उसका काम है चुनाव के दौरान खर्च की सीमा तय करना, चुनाव प्रचार, चुनाव में होने वाले खर्च, भाषण, प्रचार व्यवस्था पर नजर रखना एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। रूल तो ये है दोस्तों कि अगर राजनीतिक दल विभिन्न जातियां, समुदाय, धार्मिक या भाषाई आधार पर तनाव पैदा करती है या कोई धार्मिक स्थलों का उपयोग करते हैं अपने प्रचार में या झूठा आरोप लगाते हैं तो इन पर कार्रवाई किया जाता है। रूल ब्रेक होने पर इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेती है, प्रचार से रोक सकती है और तब भी बात नहीं बनी तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें लिखित रूप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मिलेगा आपको, लेकिन इस एक्ट की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है आप खुद देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन धर्म के नाम पर कैसे प्रचार होने दे रही है, झूठे बयानों पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। रोज बीजेपी सोशल मीडिया पर भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही है, पर इस पर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है। होर्डिंग्स और एड में भी यही कहानी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार चुप बैठे हैं। स्पीचेज में भी यही हालात है। इंस्टाग्राम तो उस पर गंदे भड़काऊ रिलीज हो रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंस्टाग्राम पोस्ट को डाउन कर दे रही है लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोयल मेरठ में एमपी कैंडिडेट राम जी की फोटो लेकर के प्रचार कर रहे हैं, पर यहां पर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बीजेपी के हैदराबाद में एमपी कैंडिडेट माधवी लता अपनी रैली में मस्जिद की तरफ से तीर कमान चलाते नजर आ रही है, पर यहां पर भी कोई एक्शन नहीं। प्रधानमंत्री ने राम के नाम पर 6 अप्रैल को अजमेर राजस्थान में और 7 अप्रैल को नवादा बिहार में और 9 अप्रैल को पीलीभीत यूपी में ये राम का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, लेकिन यहां पर भी इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन नहीं ले। और वहीं अगर कोई अपोजिशन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उसको सख्त कार्रवाई उस पर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि मोदी जी आप थोड़ा सा अपने दम पर भी इलेक्शन लड़ लो, क्या सारा बोझ श्री राम पर ही लगाओगे। बीजेपी के नेताओं के लिए कोई एक्शन नहीं है और वहीं दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के लिए सालों पुराना छोटा सा छोटा केस के लिए भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार बीजेपी नेताओं के द्वारा या खुद एमपी मोदी ने ऐसा तरीका अपनाया है, ऐसा नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी 2019 के इलेक्शन में पुलवामा में हुए हमले को लेकर के सैनिक के नाम पर वोट मांगा था, जो रूल के खिलाफ है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की गलती है, उसे एक्शन लेना चाहिए, तो भी आप गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बनाया भी तो इन्होंने ही है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए ऐसा बिल मोदी सरकार ने बनाया है, ऐसा बिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा हो सकता है। याद रखिए कि कैसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी उसको नकारते हुए एक ऐसा बिल पास किया जिसमें सिर्फ एक पार्टी का फायदा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री खुद नियुक्त करते हैं, जिसमें अमित शाह थे। इस पर एक लाइन में कहूं तो प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और एक बार जो बनेगा इनके द्वारा तो किसी और पार्टी के लिए क्यों काम करेगा। लेकिन ये डेमोक्रेसी का सख्त खिलाफ है और आप इसको इलीगली हटा भी नहीं सकते इलेक्शन कमिश्नर को, बहुत मुश्किल है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होना संभव है ऐसा स्थिति में? क्या ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है? इस बार कुछ लोगों के द्वारा आवाज उठाने का कोशिश किया गया कि देश में डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सरकार के रचे इस माया जाल के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधे बने हुए हैं। पर अब समय आ गया है सच्चाई देखने का कि किस प्रकार देश का संविधान को ही खत्म कर दिया जा रहा है। महंगाई नियंत्रण में नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, एजुकेशन, हेल्थ, लोगों का इनकम, हैप्पीनेस रिपोर्ट्स हमारे आसपास के जो देश हैं जो बहुत ही पीछे थे जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब वो भी हमसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि आप और हम क्या कर सकते हैं? हम भी अंधे बैठे रहें
या कम से कम जागरूक नागरिक बन करके हम वोट करें और ऐसे पार्टी को कतई न चुने जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हो, जो झूठ फैला रही हो। हर नागरिक का दायित्व बनता है कि बेरोजगारी, महंगाई, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मुद्दों पर बात करे। अपना वोट भी इन्हीं कोर मुद्दों पर दे, ना कि हिंदू मुसलमान की। हमारी जो हालत है, कमीशन का जो ये हालत है, हमारी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का जो है, मीडिया का जो हालत है, वो दिन दूर नहीं है जब सूरत में जो हुआ है, जो खजुराहो में जो हुआ है, जो पुरी में हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में होगा। और तब मेरे ख्याल से कुछ बोलना व्यर्थ होगा। आप एक जागरूक नागरिक बनिए और देश को इस दलदल से बचाने के लिए एक कदम अपनी ओर बढ़ाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक फैलाइए, जिससे लोगों के सामने ये सच्चाई नजर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोग जागरूक हो सके।